हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। छठे क्वेश्चंस से जो भी आपके आगे के क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। छठा क्वेश्चन आपको बेसिकली यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, पूछा गया आपसे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि यदि रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता 0.9 ग्राम पर लीटर है तो रक्त में ग्लूकोज की मोलरता क्या होगी। मोलरता के बारे में पूछा है आपसे, मोलैरिटी के बारे में आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चंस में दिया रहता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं और उसके बाद से हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं। जो चीजें हमें फाइंड आउट निकालना हो तो उसको हम निकालते हैं और बाकी की चीजें हम निकाल करके फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, फिर उससे आपका जो है आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ग्लूकोज की सांद्रता इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो 0.9 ग्राम जो दे रखा है, 0.9 ग्राम जो है ये क्या दे रखा है, तो ग्लूकोज की मात्रा कह सकते हैं या ग्लूकोज का गिवन मास, ग्लूकोज का ये द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ये दे रखा है। ठीक, और ये हमें ग्राम पर लीटर इट मीन्स आपका वॉल्यूम जो है, आयतन कितना दे रखा है, आयतन, क्योंकि इससे आप वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि 0.9 ग्राम पर लीटर। ये जो ग्लूकोज की जो सांद्रता है वो 0.9 जो है आपका जो है 1 लीटर में, ग्राम पर लीटर, 0.9 ग्राम पर लीटर, मतलब आयतन या वॉल्यूम का मान कितना दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है। ठीक है बच्चों, 1 लीटर या 1 लीटर दे रखा है। ठीक, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला बच्चों हम डिस्कस किए हैं कि होता है नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, या फिर इसको हिंदी में लिख सकते हैं मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बटा आपका क्या होता है कि जो है आपका जो है जो सॉल्यूशन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा बिलियन होता है उसका वॉल्यूम या आयतन देखते हैं किस में निकालते हैं, उसको लीटर में निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है कि ये सूत्र होता है किसका, मोलैरिटी का। लेकिन हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं पता है, मोलों की संख्या नहीं पता है, तो मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोलों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें एक सूत्र हमें याद रखना है। मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, जो दिया गया द्रव्यमान या गिवन मास है वो हम लिखेंगे और बटे में हम क्या करेंगे, बटे में हम डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास या फिर आणविक द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो ये हम इससे डिवाइड करेंगे। दिया गया द्रव्यमान हमारा कितना है, गिवन मास दे रखा है हमारा जो है 0.9 दे रखा है, और आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास, किसका हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो हमें ग्लूकोज का चाहिए। तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो C6H12O6 इसका सूत्र होता है, सूत्र से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक कार्बन का कितना होता है आपका, ये जो है वो आपका होता है, एक कार्बन का जो आपका ये एटॉमिक मास कितना होता है आपका, एक कार्बन का 12 होता है, तो 6 कार्बन है तो कितना होगा 12 इंटू 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन का कितना होगा 12 इंटू 1 प्लस एक ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, तो 6 है तो कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 6, तो ये हमारा 72 और ये प्लस आपका 12, अब फिर आपका 96 हो जाएगा। तीनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। तो 180 क्या हमें मिला, 180 हमें मिला ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान। तो हम यहाँ पे एज इट इज वैल्यू को लिख देंगे 180, तो ये हमें देखने को मिला 0.9 अपॉन 180, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम डेसिमल ऊपर कर देंगे, यहाँ पे यहाँ से ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 बटा आपका ये हो जाएगा 1800। ठीक है बच्चों, तो ये हम देखेंगे तो 1 बाई ये आपका 200 हो जाएगा, 1 बाई 200 को हम क्या लिख सकते हैं 0.005 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके बाद से हमें ये क्या निकला, तो 0.005 ये हमें मोल निकल करके आया, ये मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या हमारा कितना निकला, ये हमारा 0.005 निकला। जो हमें मोलों की संख्या, जो हमने ये सूत्र लिखा है मोलैरिटी बराबर हमने सूत्र क्या लिखा है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो 0.005। ठीक है बच्चों, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा बिलियन का जो आयतन है, बिलियन का आयतन हमने कितना निकाला है, बिलियन का जो आयतन है वो हमने यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है
कि आयतन दे रखा है 1 लीटर, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा 0.005, ये हमें देखने को मिलेगा ये मोल। तो 0.005 मोल किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बेसिकली जो है सॉल्व करना है, उस विलयन की मोललता आपको कैलकुलेट करना है। मोललता क्या होगी? जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl गैस घुली है। तो सबसे पहले जो चीजें यहाँ पे दे रखा है उसको आप यहाँ पे जो है लिखिए। तो क्या दे रखा है यहाँ पे? गिवन मास, दिया गया द्रव्यमान यहाँ पे दे रखा है, जो कितना दे रखा है 500 ग्राम जल। तो ये हमारा जल है, ये हमारा क्या है, जल जो है यहाँ पे सॉल्वेंट की तरीके से काम करेगा। ये आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जो हमारा किसमें दे रखा है? किलोग्राम में दे रखा है। कितना ग्राम दे रखा है? 500 ग्राम दे रखा है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद से क्या दे रखा है कि 18.25 ग्राम ये हमारा जो है दे रखा है HCl। तो HCl का जो गिवन मास है, दिया गया द्रव्यमान है, वो कितना है? दिया गया द्रव्यमान HCl का दे रखा है हमारा जो है 18.25 ग्राम दे रखा है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, मोललता का जो है हम यहाँ पे मोललता या इसको हम मोलैलिटी बोलते हैं। मोललता को हम क्या बोलते हैं? मोलैलिटी बोलते हैं। मोलैलिटी देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ मोलैलिटी, और इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, इसमें भी होता है नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या बटा क्या होता है कि जो हमारा ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है हमारा, इसको हम किसमें लिखते हैं? इसमें सॉल्वेंट जो है हम या विलायक को हम किसमें लिखते हैं? किलोग्राम में, इन केजी या किलोग्राम में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो दे रखा है, नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है, तो ये बेसिकली हमें कैलकुलेट करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स जो है, मोलों की संख्या हमें नहीं दे रखा है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, और उसके बाद से डिवाइड कर देंगे किससे? किसे डिवाइड कर देंगे? तो जो हमारा ये इसका आणविक द्रव्यमान होगा HCl का, तो HCl का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो HCl का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा क्लोरीन का, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 पॉइंट आपका ये 5 हो जाएगा। तो HCl का आणविक द्रव्यमान कितना हमें देखने को मिला? आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर द्रव्यमान हमें देखने, मॉलिक्यूलर मास जो हमें देखने को मिला वो कितना देखने को मिला? 36.5। तो दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है? दिया गया द्रव्यमान है 18.25 है, दे रखा है। और उसके बाद से जो है HCl का जो है आणविक द्रव्यमान कितना है? 36.5 है। तो इसको हम ये डिवाइड करेंगे तो हमें ये 2 बार में ये आपका ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें 2 जो हमें मिला वो क्या मिला? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितना मिला हमें? 2 मिला। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपका जो है, सॉरी 2 नहीं होगा, ये आपका 18 1 जा 1/2 होगा ना, ये 1/2 हो जाएगा। 2 नहीं होगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मोलों की संख्या आपका 1/2 या हाफ देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? मोललता कैलकुलेट करना है। तो मोललता के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किया कितना? 1/2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो हमें विलायक है या सॉल्वेंट है उसको हमें किसमें जो है देखना है? किलोग्राम में। जो हमारा सॉल्वेंट या विलायक है उसको किलोग्राम में लिखना है। तो है यहाँ पे कितना सॉल्वेंट या जल जो है विलायक का काम कर रहा है यहाँ पे, तो 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं किलोग्राम में? आधा केजी लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 और 1/2 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमें ये देखने को मिलेगा 1/2 × 2/1। ठीक है बच्चों, ये आपका ऊपर चला जाता है, तो इसको ऐसे आप देखोगे तो 1 में देखने को मिलेगा। और 1 जो होगा ये आपका ये मोलैलिटी है, तो 1 मोलैलिटी ये आपका जो है स्मॉल m होगा। तो ये बच्चों जो इसमें ऑप्शन जो होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? 1m नहीं होगा, ये तो मोलैरिटी के लिए ये आपका होगा ऑप्शन, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? मोललता, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी के लिए कैपिटल M नहीं लिखते हैं, स्मॉल m लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4th हो जाएगा 1 मोल। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका 18.25 और 36.25 में जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हमें सॉल्व करना है। किसी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितना दे रखा है? 6.022 ×
10 टू द पावर 23, इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। फिर दे रखा है कि जो आपका 0.02 मोल H2SO4 बिलियन के 100 ml बिलियन में उपस्थित H2SO4 के अणुओं की संख्या आपको जो है ये कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 0.02 मोल, ये जो m जो दे रखा है ये बेसिकली हमें दे रखा है मोलैरिटी दे रखा है। मोलैरिटी जो होता है आपका, ये हमें जो एक सूत्र हमें पता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा जो होता है जो आपका बिलियन का जो है आपका, ये जो बिलियन है, जो बिलियन का जो आयतन है वो किस में लेते हैं, बिलियन का आयतन हम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं, बिलियन का आयतन हम लीटर में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मोलों की संख्या कितना दे रखा है, तो मोलों की संख्या बेसिकली हम नहीं दे रखा है, मोलों की संख्या अगर हम निकाल लेंगे तो हम अणुओं की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि उसको हम मोलों की संख्या में किससे डिवाइड कर देंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से हम जब गुणा कर देंगे इसको, तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा H2SO4 के अणुओं की संख्या। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये वैल्यू मोलरता का मान हमें दे रखा है कितना, 0.02 दे रखा है। ठीक है बच्चों, बराबर मोलों की संख्या यहाँ पे लिखिए, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आपका, और ये बिलियन का आयतन देखिए लीटर में दे रखा है, एक 100 आपका ml है। तो हम जानते हैं कि आपका ये जो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर में हमारा जो है 1000 आपका ml होता है। तो ये बताइए कि 100 ml में आपका ये बच्चों कितना लीटर होगा, तो 100 ml में 1/10 लीटर हम कह सकते हैं, 1/10 लीटर कह सकते हैं। तो बिलियन का आयतन हम 100 ml के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो मोलों की संख्या हमें क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट हो जाएगा मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या हमें यह देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा बच्चों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.002 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, मोलों की संख्या हमें देखने को मिला जो है 0.002 देखने को मिला। ठीक है बच्चों, और उसके बाद से हमें जो है यहाँ पे क्या दे रखा है कि अब हमें अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या निकल गया, अब इसको हम 0.002 अगुणे ये हम एवोगैड्रो संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 6.022 गुणे 10 टू द पावर 23। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 12.044 गुणे 10 टू द पावर ये 23, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आपका ये माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 23, और ये आपका जो है ये माइनस हो जाएगा इसमें, तो ये माइनस हो जाएगा तो आपका 10 टू द पावर कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 20 ये आपके मॉलिक्यूल्स या अणु होंगे। यह देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये वाला करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 10 टू द पावर 23 है। ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ मूव करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज आपको जो है वो कैलकुलेट करना है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये बहुत ही आसान आपको ये क्वेश्चंस हैं, इसमें आप थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। इसमें जो है सिर्फ आपको क्या करना है कि ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और फॉर्मूला लिखने के बाद से जो है का परसेंटेज, जो हमारा कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो जो हमारा कार्बन का परसेंटेज बराबर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ये कार्बन का जो हमारा परमाणुविक द्रव्यमान जो होता है, एटॉमिक मास होता है कार्बन का, यहाँ पे लिखिए, ये आपका जो है कार्बन परमाणु का ये द्रव्यमान यहाँ पे लिखिए। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान किसका, कार्बन का, परमाणु द्रव्यमान कार्बन का, और उसके बाद से यहाँ पे हम जो CO2 का जो है CO2 मॉलिक्यूल है, तो CO2 का हम आणविक द्रव्यमान लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान।
और हमें क्या करना है, परसेंटेज बोला है, तो इसको हम 100 से यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो है ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें दे रखा है कि परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना दे रखा है, तो ये हमें जो है कितना होता है, बेसिकली होता है, दिया नहीं है, आपको याद रखना है, कार्बन का 12 होता है और अपान ये हमें CO2 का, तो CO2 का एक कार्बन, CO2 का हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना होगा, ये हमारा होगा 12 प्लस, और ये हमारा 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2 × 16, तो और ये हमारा गुण है, ये हमने क्या लिखा था, ये हमें जो हमें प्रतिशत कैलकुलेट करना है, तो इसलिए इसको हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस ये हमारा 32, तो ये हमारा हो जाएगा 44 × 100, तो इसको हम जो है वो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 3 जा 12 और ये हमारा हो जाएगा आपका ये 11 हो जाएगा, तो 300 अपॉन आपका ये 11 हो गया, और 300 अपॉन 11 जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमें यह देखने को मिलेगा क्या, 27.27%, ये आपका आंसर जो होगा 2 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली आपको ये सॉल्व करना है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O एवं 180 ग्राम दे रखा है। इस यौगिक का आणविक सूत्र या आप कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, मूलानुपाती सूत्र को बेसिकली हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। कितना दे रखा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है CH2O दे रखा है। ठीक है बच्चों, और ये आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, आणविक द्रव्यमान जो दे रखा है वो हमारा 180 ग्राम दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली बच्चों मैं आपको समझाऊं यहाँ पे कि ये मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों ये एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है, ये जो भी हमारे यौगिक जो होते हैं उसमें जो भी आपके जो तत्व जो भाग लेते हैं उनका एक जो है साधारण सा अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका C6H6 में जो आपका ये कार्बन 6 है और ये हाइड्रोजन 6 है, लेकिन इसका जब हम मूलानुपाती सूत्र देखेंगे तो हमें यह देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, CH देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली ये जो मूलानुपाती सूत्र की मदद से ही हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आणविक द्रव्यमान की दोनों की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट या आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉइंट को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो हमारा ये मूलानुपाती सूत्र जो है वो जो दे रखा है CH2O, तो इसका हम पहले जो है मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे। जो मूलानुपाती सूत्र दे रखा है इसका हम जो है द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे, तो कितना होगा, एक कार्बन का हमारा 12 प्लस दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस 1 आपका ये क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, तो कितना होगा आपका ये 12 2 14, और ये आपका निकल करके आएगा, और 16 ये हमारा हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। तो ये हमारा जो 30 निकल करके आया वो हमारा क्या निकला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये हमारा जो है मूलानुपाती सूत्र का जो द्रव्यमान निकल करके आया, कितना निकल करके आया हमारा, ये 30 निकल करके आया। और ये जो हमें दे रखा है आणविक द्रव्यमान जो दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास जो दे रखा है 180, तो हम n जो होता है, जो आपका एक फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है n, अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों ना, तो n जो होता है इसका जो अनुपात जो होता है उसके अनुपात में, अगर हम मूलानुपाती सूत्र के अनुपात में हम n का जो वैल्यू आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये आणविक सूत्र निकल करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों n का जो हम वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो n बराबर आप याद रखिएगा बच्चों, तो जो हमारा ये आणविक द्रव्यमान जो दे रखा है, कितना दे रखा है 180 दे रखा है, और इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जो मूलानुपाती सूत्र का जो हमने द्रव्यमान कैलकुलेट किया है, कितना कैलकुलेट किया है, तो 30 कैलकुलेट किया है। तो ये बच्चों हमें देखने को मिलेगा n की वैल्यू कितना, ये हमें 6 देखने को मिलेगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 देखने को मिलेगा। n की वैल्यू कितना निकला बच्चों, तो 6 निकला। और ये जो n की जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, मूलानुपाती सूत्र में, किसमें, मूलानुपाती जो हमारा सूत्र है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो ये मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है CH2O, और n की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया है 6, तो 6 इंटू ये होगा CH
2O, तो यहाँ पे आप 6 इंटू और ये जब करेंगे तो C6 और ये हमारा H12, H क्या हो जाएगा 6, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होता है H12 और ये O हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आणविक सूत्र जो निकल करके आएगा C6H12O6 और C6H12O6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बेसिकली बच्चों आपको ये दिया हुआ है, यदि किसी विलयन का घनत्व 3.1 ग्राम ml तो आपका सार्थक अंकों में इसका जो 1.5 ml का द्रव्यमान आपको बेसिकली बताना है। ठीक है बच्चों, तो जो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि विलयन का घनत्व, बच्चों ये घनत्व या डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, मास बटा वॉल्यूम आप कह सकते हैं, द्रव्यमान बटा आपका ये आयतन होता है। तो यहाँ पे दे रखा है 3.1 ग्राम आपका पर 1 ml, मतलब 1 ml आपका जो है 3.1 ग्राम जो है आपका ये दे रखा है। तो 1 ml में आपका कितना आपका द्रव्यमान दे रखा है 3.12 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पूछा है आपसे 1.5 ml में कितना आपका ये द्रव्यमान होगा, तो 1 ml में आपका 3.12, तो 1.5 ml में जो है कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 इंटू 3.12 आपका ये ग्राम हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हमें देखने को मिलेगा 4.68 देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है वह सार्थक अंकों में बताना है आपको, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में बेसिकली आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा 4.7 ग्राम, क्योंकि ये सार्थक अंकों में पूछा है। तो ये हमारा जो सिग्निफिकेंट वैल्यू जो होता है वो सार्थक अंकों में इसके लिए कितना हो जाएगा 4.7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बेसिकली आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि एक यौगिक के संदर्भ में इसमें से कौन सा जो आपका ये कथन है वो सही नहीं है। बच्चों यहाँ पे आपको सही वाला सही नहीं करना है, जो इन चारों स्टेटमेंट में जो गलत है वो आपको जो है वो सही करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा वही है जो गलत है। तो इन चारों में से आपको गलत चीजों को छांट करके जो गलत होगा वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन में आपका ये फर्स्ट दे रखा है कि यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु हो सकते हैं। ये तो स्टेटमेंट बहुत ही प्यारा है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक यौगिक ले लिए, जैसे मान लीजिए कि H2SO4 एक यौगिक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए इसके अणु में जो है विभिन्न तत्वों के परमाणु हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए बच्चों कि पृथक्करण की भौतिक विधियों के द्वारा हम यौगिक के अवयव तत्वों को पृथक नहीं किया जा सकता बच्चों। तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं भौतिक विधि के द्वारा। जो है इसमें से हाइड्रोजन निकाल ले, इसमें से सल्फर निकाल ले, इसमें से ऑक्सीजन निकाल ले, ये भौतिक विधि के द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा ये सही स्टेटमेंट दे रखा है। और तीसरे स्टेटमेंट में देखिए कि यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भौतिक गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। नहीं बच्चों, ये भौतिक गुणधर्म नहीं देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा H2O क्या है, एक मान लेते हैं कि आपका यौगिक है, इसमें ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारा गैस है। ठीक है बच्चों, दोनों हमारा गैस है। अब ये बताइए कि दोनों गैस मिलकर के हमारा क्या बनाता है, H2O हमारा ये द्रव होता है। तो ये कैसे इसमें ये इसके गुणधर्म विद्यमान है, दोनों गैस है लेकिन हमारा जो यौगिक हो गया वो हमारा जो है वो द्रव हो गया। तो ये जो आपके यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भौतिक गुणधर्म उसमें विद्यमान नहीं होते हैं बच्चों। और यहाँ पे देखा है कि दिया है कि विद्यमान होते हैं, इसलिए हमारा 3 वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का यही आपका सही होगा क्योंकि पूछा वही है जो सही नहीं है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए चौथे वाले स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कि यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। हाँ बच्चों, ये भी आपका जो है
जितने भी हमारे जो यौगिक में जो हमारे परमाणु जो होते हैं उनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, स्थिर होता है। इसी को तो हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। जैसे हमारा H2O है, H2O एक यौगिक है, इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है बच्चों ये फिक्स है। 2 हाइड्रोजन मिलकर के और 1 ऑक्सीजन मिलकर के हमारा क्या बनाएगा, जल या फिर H2O का निर्माण करेगा। तो ये हमारा जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:8 होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा ये स्थिर होता है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन पूछा इसमें गलत था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। इसमें बेसिकली एक आपका रिएक्शन दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें से स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट है और चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें सही पूछा है, ठीक है बच्चों। ये ध्यान देना होता है कि पूछा सही है कि गलत। तो यहाँ पे आयरन है, Fe किसका प्रतीक होता है, आयरन का। ये हमारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, क्या बना दिया, Fe2O3। ये बच्चों यहाँ पे मिसिंग है, इसको आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Fe2O3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आयरन ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि अभिकर्मकों में लौह और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान, उत्पाद में लौह और ऑक्सीजन के कुल द्रव्यमान आपका जो है ये बराबर होता है, अतः यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम जो है ये पालन कर रहा है। हाँ बच्चों, तो इसमें देखिए यहाँ पे 4 हमारा आपका क्या है, 4 हमारा आयरन है और इधर भी 4 आयरन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे O2 रहेगा, यहाँ पे O2 देखिए इंग्लिश में यहाँ पे O2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 6, तो 6 हमारा ऑक्सीजन इधर, तो यहाँ भी हमारा 6 ऑक्सीजन इधर। इसका मतलब कि अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो जो उत्पाद के द्रव्यमान के क्या है कि बराबर है। और यही तो हमारा क्या होता है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यही कहता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो बच्चों इसमें भी हमें यह देखने को मिला 4 आयरन इधर, 4 आयरन आपका ये इधर हो गया, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसिंग है पॉइंट। तो यहाँ पे 4 आयरन इसमें और यहाँ पे 4 आयरन इसमें हो गए देखने को मिला। फिर इधर देखिए यहाँ पे जो है 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी देखिए 2 वाला ऑक्सीजन है और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6। तो ये भी देखिए बराबर, दोनों तरफ हमें ऑक्सीजन जो है ये हमें बराबर देखने को मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह किसका जो है ये फॉलो कर रहा है, किस नियम को फॉलो कर रहा है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ये फॉलो करे। बच्चों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है यह किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है बच्चों। और यह भी साथ साथ के बताना है स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए फिर सेकंड ऑप्शन में तो सही तो आपका ये फर्स्ट वाला ही सही हो गया, लेकिन ये सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला तीनों के तीनों हमारे गलत है। लेकिन फिर भी इसको देखेंगे क्यों गलत है, इसके बारे में हमें जानना है। तो दिया है यहाँ पे अभिकर्मों के कुल द्रव्यमान, उत्पादों के कुल द्रव्यमान, अतः गुणित अनुपात का, ये तो कह रहा है गुणित अनुपात का नियम वो ये पालन हो रहा है, नहीं, गुणित अनुपात का नियम इसमें नहीं पालन होता है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। आपको बताना है बच्चों कि गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है बच्चों। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे एक अभिकर्मक लौह अथवा ऑक्सीजन के अधिक में लेकर Fe2O3 की मात्रा बढ़ाई जा सकती, नहीं बच्चों, ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है गलत है। और ये भी फोर्थ वाला भी हमें गलत देखने को मिलेगा, फर्स्ट वाला ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपको बताना है इसमें से जो आपका कौन सा अभिक्रिया है जो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार सही नहीं है। क्या पूछा है, सही नहीं है। इसमें से कौन 4 अभिक्रिया है और चारों अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन सा अभिक्रिया जो है फॉलो नहीं कर रहा है। तो बच्चों आपको अभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि हमारा अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये हमारा द्रव्यमान होगा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के, ठीक है बच्चों। तो ये अभिकारक में देखिए यहाँ पे कितने आपके मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है, इधर देखिए इधर भी 2 है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन, ये इसमें काउंट होगा ना। तो ये हमारा ये भी 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब ये वाला जो पहला जो हमारा है वो फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, ये हमारा फॉलो कर रहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, ये फॉलो कर रहा है। दूसरे को चेक करते हैं C3H8, यहाँ पे कितना कार्बन है, हमें 3 कार्बन है और यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे तो 1 ही कार्बन है, तो ये हमारा नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो नहीं फॉलो कर रहा है वही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि
आपका सही वही होगा जो गलत है, तो गलत इसमें कौन है, आपका सेकंड वाला गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही आपका ये सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 में देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे 4 आपका जो है ये फास्फोरस है और इधर भी 4 है, और उसके बाद से यहाँ पे कितना ऑक्सीजन होगा, 5 2 जा 10, 10 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे भी 10 ऑक्सीजन। इसका मतलब यह भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन और उसके साथ साथ यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा भी देखिए सब ये भी हमारा 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, ये उत्पाद शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 दूना 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हुआ। इसका मतलब ये 3, 4th और 1st ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, लेकिन ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यह सही नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखने में तो आपको बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़े क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है गुणित अनुपात के नियम का अनुसरण हो रहा है। आपको अगर पता है कि गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को एक ही झटके में क्वेश्चन को आप जो है वो सॉल्व कर देंगे। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा 1 जो है आपका ये संबंध 2 के अनुपात में होती है, 1:2 के अनुपात में होती है। तो यहाँ पे दे रखा है कि हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारा ये कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा अगर हम देखेंगे तो कितना 1:2 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का 12 होता है और ये हमारा जो है ये आपका हो जाएगा 2 ऑक्सीजन के लिए तो 32 हो जाएगा। तो ये आपका 4 3 जा 12 और 4 8 जा 3:8 होता है। तो ये तो होता है 1:2 के अनुपात में होगा। तो ये तो वैसे ही आपका ये गलत है और ये गुणित अनुपात का नियम का फॉलो भी नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नामक 2 ऑक्साइड बनाते हैं, जिनमें कार्बन के निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 2:1 के साधारण अनुपात में होती है। बच्चों इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा कि कार्बन के 2 ऑक्साइड बनते हैं, एक है हमारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है CO2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन का अनुपात कितना है 12 और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का अगर हम देखेंगे तो कितना होगा 16। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कार्बन का 12 और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 2:16, मतलब ये हमें देखने को मिलेगा कितना, ये हमें देखने को मिलेगा 32। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 12 देखने को मिला, 12:2 आपका ये 16 देखने को मिला, किसमें हमें देखने को मिला कार्बन मोनोऑक्साइड में। और इसमें देखिए, इसमें देखने को मिलेगा जो है इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कितना देखने को मिलेगा 12 अनुपात आपका ये 32। तो यहाँ में यह अनुपात देखना है, यह अनुपात कितना है, यह अनुपात हमारा 16 अनुपात, अगर हम 32 में देखेंगे तो कितना अनुपात नहीं, 16 कम 16 और 16 2 जा 32। तो 1:2 के रेशियो में हमें देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में देखना और कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात पहले लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात कितना है हमारा 2 है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 है। तो रेशियो इसका क्या हो जाएगा 2:1 आपका ये 1 हो जाएगा। ध्यान देना है 2:1 हो जाएगा कार्बन ये आपका डाइऑक्साइड का और ये 1 होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो 2:1 का रेशियो ये हमारा जो है ये सही है। तो ये बेसिकली यही हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा यह सही हो जाएगा और यह गुणित अनुपात के नियम को ये फॉलो भी कर रहा है। ठीक है बच्चों, और ये जब ये हमें सही आंसर मिल गया तो दोनों के आपके 3 और 4 क्या आएंगे, दोनों के दोनों हमारे ये गलत होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप आपको ये मैं 15 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस में आपको अच्छे से सॉल्व करवाया। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों।